हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीआरई क्वेश्चंस जो कि गेट 2017 में आए थे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच केम वाज द फॉलोइंग रिएक्शन रेट कर्व इज शोन बाय द रिएक्शन। तो देखिए एक रिएक्शन दिया है विच इज़ ए से पी। ठीक है, ए टू पी इज़ अ रिएक्शन और ये बोलता है कि माइनस आर ए एंड एक्स ए का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक रेट का एक्सप्रेशन है और दूसरा कन्वर्जन है रिस्पेक्टिवली। द फीड इज़ प्योर ए एंड कन्वर्जन इज़ 90%। तो मुझे एक चीज़ गिवन है विच इज़ एक्स ए विच इज़ 0.9। तो एक्स ए की वैल्यू गिवन है कि एक्स ए इज़ 0.9। अब साथ में उसने मुझे बोल दिया है कि ये कुछ ऐसा सा ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है जो कि फॉलो कर रहा है। अब उसने बोला है कि व्हाट इज़ द कन्फिग्रेशन, क्या कन्फिग्रेशन लगाना चाहिए मुझे, पहले सी एस टी आर फिर पी एफ आर लगाना चाहिए या फिर दो सी एस टी आर लगा देने चाहिए या फिर पहले पी एफ आर फिर सी एस टी आर या फिर एक सिंगल पी एफ आर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है। हमें ये चीज़ बोली गई है कि हमें वॉल्यूम सबसे कम चाहिए। तो अगर अपन सी एस टी आर के अंदर बात करें तो सी एस टी आर में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वी एम अपॉन एफ ए नॉट। ठीक है, या एक काम करते हैं, टाउ अपॉन सी ए नॉट दैट इज़ इक्वल्स टू एक्स ए अपॉन माइनस आर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए टॉ खुद क्या होता है, टॉ इज़ नथिंग बट इट्स द वॉल्यूम ऑफ द एम एफ आर अपॉन न्यू नॉट। तो यहाँ पर अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ द एम एफ आर चाहिए तो मैं ये देखूँगा कि यार जो टॉ है वो जितना कम हो जाए उतना कम बेटर है मेरे लिए, बिकॉज हमें लोएस्ट वॉल्यूम चाहिए। तो जितना छोटा वॉल्यूम होगा, जितना छोटा वॉल्यूम होगा उतना ही छोटा क्या होगा मेरे लिए, उतना ही छोटा मेरे लिए टॉ होगा। तो मेरे को अगर वॉल्यूम को अगर मैं रिड्यूस करूँगा तो मेरा टॉ भी क्या होगा, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि यार ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली ठीक है आर एच एस के अंदर, आर एच एस में देर इज़ नथिंग बट कन्वर्जन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन माइनस आर ए। ठीक है, कन्वर्जन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन माइनस आर ए। तो ये एक रेक्टेंगल का एरिया है जिसके अंदर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देखते हुए और मानते हुए कि हमने पहले सी एस टी आर लगाया, सी एस टी आर एंड पी एफ आर ये हम मान रहे हैं हमारी तरफ से। तो हमने बोला कि पहले सी एस टी आर एंड देन पी एफ आर अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर क्या कैसा रहेगा ग्राफ के अंदर, एरिया कैसा रहेगा, ये एरिया कैसा रहेगा। तो मुझे किस कन्वर्जन तक जाना है, एक्स ए वाले कन्वर्जन तक जाना है। ठीक है, एक्स ए के कन्वर्जन तक जाना है और 1 अपॉन माइनस आर ए के ग्राफ में। तो ये अपन कुछ यहाँ से एक्स ए तक गए। ठीक है, ये एक्स ए तक गए क्योंकि इस एक्स ए के बाद में क्या है ना, रेट का जो कर्वेचर है वो चेंज हो रहा है। इस पॉइंट के बाद में जो है ये पॉइंट जो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ग्राफ में देखिए ये पॉइंट जो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इस मिनिमा के बाद में हमारा जो रेट है वो 1 अपॉन माइनस आर ए जो है वो इंक्रीजिंग जा रहा है। पहले डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग जा रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट ही मेरे को सी एस टी आर और पी एफ आर चेंज करने पड़ेंगे। तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ तक का हमने रेक्टेंगल लिया और उस रेक्टेंगल का एरिया देख लिया। तो देखिए ये एरिया मुझे क्या देगा, ये वाला जो एरिया है दिस विल गिव मी दिस रेक्टेंगल, दिस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल गिव मी द वॉल्यूम ऑफ एम एफ आर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एम एफ आर लगाया। और एम एफ आर के अंदर जो एम एफ आर की डिज़ाइन इक्वेशन थी उसने मुझे बताया कि रेक्टेंगल का एरिया चाहिए होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे पी एफ आर की डिज़ाइन इक्वेशन देखूँ तो पी एफ आर की डिज़ाइन इक्वेशन क्या आएगी, वो आ जाएगी टॉपी अपॉन सी ए नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, आर एच एस में इंटीग्रेशन आ गया। टॉपी क्या होगा, टॉपी अगेन क्या होगा, वी पी अपॉन न्यू नॉट। जैसे ये फॉर्मूला था टाउ का, ये टाउ एम का फॉर्मूला था, तो वैसे ही टाउ पी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी पी अपॉन न्यू नॉट। तो बेसिकली जो एल एच एस है, ये एल एच एस क्या डिनोट कर रहा है, ये एल एच एस डिनोट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ पी एफ आर। और आर एच एस क्या डिनोट कर रहा है, ये आर एच एस डिनोट कर रहा है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व, कुछ भी नहीं है लिखा हुआ है, 1 अपॉन माइनस आर ए डॉट डी एक्स ए। और 1 अपॉन माइनस आर ए क्या है, वो वाई है, और डी एक्स ए क्या है, डी एक्स है। तो वाई डॉट डी एक्स क्या होता है, वाई डॉट डी एक्स इज़ द एरिया अंडर द
कर्व। तो मुझे यहाँ से इस पॉइंट से आगे, ठीक है, ये ग्राफ के अंदर ये वाला जो मिनिमम वाला पॉइंट था, इस पॉइंट के आगे मैंने क्या किया, पी एफ आर लगा दिया। तो पी एफ आर लगा दिया तो मुझे क्या चाहिए होगा, पी एफ आर का वॉल्यूम। तो पी एफ आर का वॉल्यूम क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, ये पार्ट, ठीक है। तो ये कन्फिग्रेशन है जब मुझे क्या मिलेगा, लोवेस्ट वॉल्यूम मिलेगा। अगर ऐसे ही मुझे बात करनी हो कि यार मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या करें, मान लीजिए वो कहता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमने ग्राफ बनाया फिर से एक बार, ठीक है। ये हमारा कुछ ग्राफ है इस तरीके से, इसको कंप्लीट कर देते हैं बॉक्स को, ठीक है, ऐसा कुछ है। और इस ग्राफ को जो दिया था क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। तो ये था यहाँ पे 1/-RA और ये यहाँ पे था x है। दिस वाज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट था मिनिमा का, ये वाला जो पॉइंट था मिनिमा का पॉइंट था। तो अब अगर मैं मानता हूँ कि चलिए मैं PFR एंड देन CSTR यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले क्या होगा, पहले मैंने PFR लिया है तो पहले क्या आएगा, पहले एरिया अंडर द कर्व आएगा। तो एरिया अंडर द कर्व क्योंकि पहले PFR है, और बाद में क्या है, बाद में यहाँ पे लेट्स से कि ये आ गया मेरा कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन आ गया, ये 0.9, क्वेश्चन में गिवन था कि 0.9 है, 100% कन्वर्ज नहीं हो रहा। तो 0.9 के कन्वर्जन तक अब मैं MFR लगा रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू शायद 0.4 के आसपास थी कुछ। तो 0.4 से 0.9 के कन्वर्जन के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, MFR। तो मैं क्या करूँगा, फाइनल कन्वर्जन पे जाऊँगा और फाइनल कन्वर्जन से एक रेक्टेंगल बनाऊँगा, ठीक है। हमेशा फाइनल कन्वर्जन से आप रेक्टेंगल बनाएंगे और उसका अंडर एरिया निकाल लेंगे। इस रेक्टेंगल का अंडर एरिया मुझे क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ द MFR। तो देखिए ये वाला जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा इस केस में। और उसने मुझे क्या बोला है, उसने मुझे बोला है मिनिमम। तो मिनिमम के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सही है, ए, पहले CSTR लगाइए फिर PFR लगाइए। अच्छा, अगर मैं सिंगल PFR लगाता हूँ जो कि डी ऑप्शन में दिया है, तो सिंगल PFR के केस में क्या होगा, ये वाला वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर सिंगल PFR है तो फिर एरिया अंडर द कर्व आएगा। एरिया अंडर द कर्व में इस कर्व के अंडर का पूरा एरिया आ जाएगा। तो इस कर्व के अंडर के अंदर तो ये एक्स्ट्रा एरिया आ गया, जितना हमने एरिया लिया उससे ही ज़्यादा आ गया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें लोवेस्ट एरिया चाहिए। इसके अलावा उसने बोला है 2 CSTR इन सीरीज़, ठीक है, जो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। पहले वाले CSTR के लिए तो ये एरिया हो गया, ठीक है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन दूसरे वाले CSTR में क्या होगा, ये एरिया आएगा, ये वाला एरिया। अब ये एरिया भाई इस एरिया अंडर द कर्व से तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ये ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में एक चेंज तो ये हो सकता है, ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है वो कुछ क्वेश्चन में चेंजेस करते हैं, और वो एक जो नॉर्मल सा चेंज है वो ये कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे, गेट के एग्ज़ाम में वो 1/-RA ना दे के आपको y एक्सिस पे RA दे देंगे, बोल देंगे कि हाँ -RA है, ठीक है, और यहाँ पे x है। और अब मान लो वो कहते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा, यहाँ तक का ये मेरा फाइनल कन्वर्जन है, ठीक है, लेट्स से 90% ही है, तो 0.9। अब देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आप यहाँ से डायरेक्टली वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप बोलें कि यार यहाँ तक हमारा CSTR, इसके आगे ये PFR, नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहे हैं, ठीक है, y एक्सिस पे हमें क्या चाहिए, 1/-RA। तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है 1/-RA में, तो देखिए जहाँ पर RA डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे RA डिक्रीज़ हो रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे RA क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जहाँ पे RA डिक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे -1/RA क्या करेगा, 1/-RA क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये कुछ ऐसा जाएगा पहले, और फिर उसके बाद में वो जहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ये इंक्रीज़ कर रहा है वहाँ पे ये क्या करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा। तो ये इस तरीके से हो गया। अगर इस तरीके से हो गया तो फिर अब देखिए पहले मैं क्या लगाऊँ, पहले अगर मैं पहले CSTR लगाता हूँ तो मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा CSTR के हिसाब से,
और अगर मैं पहले पी एफ आर लगाता हूँ तो मुझे इसका अंडर एरिया मिलेगा। तो मेरे लिए कौन सा एरिया कम है, इसका अंडर एरिया कम है। तो मैं पहले क्या लगाऊंगा, पहले मैं लगाऊंगा पी एफ आर। और फिर आगे वाले के अंदर अगर मैं पहले सी एस टी आर लगाता हूँ, सी एस टी आर लगाता हूँ तो देखिए मेरे को ये मिलेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। और अगर मैं पी एफ आर लगाता हूँ तो पी एफ आर में मुझे इसका अंडर एरिया मिलेगा। तो मेरे लिए रेक्टेंगल का एरिया छोटा है यहाँ पे, तो मैं इस बार ये रेक्टेंगल बनाऊंगा और इस रेक्टेंगल का अंडर एरिया लूँगा। जब भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे ना, आप फाइनल कन्वर्जन लेंगे। फाइनल कन्वर्जन ये वाला पॉइंट है, तो मेरी ये क्या हो गई, इसकी हाइट फाइनल कन्वर्जन के हिसाब से, और बाकी दूसरी वाली क्या हो गई, लेंथ रेक्टेंगल के लिए। फाइनल कन्वर्जन विल ऑलवेज गिव मी द हाइट। तो ये क्या आ गया, मिनिमम एरिया। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या आ जाएगा, पी एफ आर एंड देन सी एस टी आर। पहले पी एफ आर और उसके बाद में क्या, सी एस टी आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। बोलता है कि देयर इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर कैटालिटिक रिएक्शन इन अ पोरस कैटलिस्ट। एक पोरस कैटलिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर कैटालिटिक रिएक्शन हो रही है। आर इज़ द करेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द पैलेट। डी ई क्या है, डी ई डिफ्यूजिविटी है, इफेक्टिव डिफ्यूजिविटी, मतलब ये डिफ्यूजन को डिनोट कर रही है। के सी क्या है, के सी इज़ द मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। के वन इज़ द रेट कांस्टेंट। तो के वन किसको डिनोट कर रहा है, के वन डिनोट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। सी एस इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द पैलेट। द एक्सप्रेशन ऑफ थिले मॉडुलस। उसने पूछा है कि एक्सप्रेशन ऑफ थिले मॉडुलस क्या होगा। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया थिले मॉडुलस का। तो आपको एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि यार थिले मॉडुलस का, थिले मॉडुलस होता क्या है। तो देखिए थिले मॉडुलस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू रूट ऑफ रिएक्शन रेट डिवाइडेड बाय डिफ्यूज़न रेट, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएगा डायरेक्टली। देखिए उसने क्या बोला है कि थिले मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन रूट ऑफ रिएक्शन रेट अपॉन डिफ्यूजन रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसके हिसाब से मुझे रूट के अंदर क्या चाहिए, रूट के अंदर मुझे रिएक्शन रेट चाहिए डिवाइडेड बाय द डिफ्यूज़न रेट चाहिए। तो ऐसा इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से जो फॉर्मूला बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, बी। सी भी बन रहा है, बट उसमें एक कंसंट्रेशन की टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, तो वो नहीं होती है एक्चुअली। इस कारण से इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है स्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ सॉलिड कैटलाइज्ड गैस फेज। तो देखिए सॉलिड कैटलाइज्ड अगेन गैस फेज रिवर्सिबल रिएक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा, एब्जॉर्प्शन इज रेट लिमिटिंग। देखिए एब्जॉर्प्शन जब भी कैटलिस्ट होता है ना, सॉलिड कैटलिस्ट होता है, तो जैसे ये मेरा एक सॉलिड कैटलिस्ट है, ठीक है। इस सॉलिड कैटलिस्ट में क्या होंगे, इसमें पोर्स होंगे ऐसे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे पोर्स होंगे ऐसे ऐसे। तो जब भी इसमें पोर्स होंगे, ओके, ये कुछ इस तरीके से इसमें पोर है, तो पहले क्या होगा, पहले जो भी रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट अंदर जाएगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप हो गया आपके पास डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्टेंट्स विद इन द पोर। पोर के अंदर वो डिफ्यूज़ हो रहा है। डिफ्यूज़ होने के बाद क्या होगा, वो एक्टिव साइट्स के ऊपर, यहाँ पे अंदर जो एक्टिव साइट्स हैं इस कैटलिस्ट के ऊपर, उनके ऊपर क्या होगा, वो एड्जॉर्ब होगा। तो जो सेकंड स्टेप है वो हो गया एड्जॉर्प्शन। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, रिएक्शन होगी, ठीक है। अब जो एड्जॉर्ब हो चुका है रिएक्टेंट वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बनने के बाद में क्या होगा, देखिए फिर से क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा, साइड से वो बाहर निकलेगा, एक्टिव साइड को छोड़ के वापस बाहर आएगा, एंड फाइनली क्या होगा, फिर से डिफ्यूज़न होगा और रिएक्टेंट क्या करेगा, बाहर निकलेगा पोर से। तो ये 5 स्टेप होते हैं। अब इन 5 स्टेप में से जो स्टेप सबसे स्लो है वो रेट को डिफ़ाइन करेगा, या वो रेट की रिएक्शन रेट को क्या करेगा, डिफ़ाइन करेगा, मतलब वो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। तो इन 5 स्टेप में से जो स्टेप सबसे स्लोएस्ट है, जो सबसे धीमे चलेगा, वही मेरे को बताएगा कि भाई रिएक्शन की रेट क्या है। जो
रेट उस स्लोएस्ट स्टेप की है वही रेट रिएक्शन की होगी, ठीक है। जो रेट स्लोएस्ट स्टेप की है वही रेट किसकी होगी, रिएक्शन की भी होगी। सिंपल है ना, मतलब क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए ये सबसे स्लोएस्ट है तो जब तक ये स्टेप नहीं होगा, मतलब इसकी अगर स्पीड 2 की है, मान लीजिए इसकी 2 की है, तो इसकी चाहे 100 की भी हो, अगर इसकी 2 की है और बाकी सब की भी ठीक है अच्छी खासी स्पीड है, मान लो इसकी 50 है, इसकी 60 है, इसकी 70 है, 50 60 70, इसकी 100 है, लेकिन इसकी 2 है, इसकी सबसे कम है। तो अगर इसकी रेट 2 मोल्स पर सेकंड है, अगर इसकी रेट ये है कि भाई रिएक्ट कैसे कर रहा है, 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, और यही इसकी रेट है, तो फिर डेफिनेटली जो हमारी रिएक्शन रेट रहेगी वो भी इतनी ही रहेगी, 2 मोल पर सेकंड। बिकॉज ये स्टेप जब तक नहीं होगा तब तक ये स्टेप कितने भी फास्ट हों, बाकी स्टेप्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्टेप ही हमारा रेट लिमिटिंग होगा। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर देखिए कह रहा है कि एड्जॉर्प्शन इज़ रेट लिमिटिंग। अब ये हम श्योरली नहीं कह सकते, हाँ हो सकता है, ठीक है, दिस इज़ माइट बी पॉसिबल, ये पहला स्टेप हाँ हो सकता है, बट ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है। फिर कह रहा है डिसॉर्प्शन, ये भी हो सकता है, पता नहीं है। फिर कह रहा है सॉलिड कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कन्वर्जन। देखिए कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो आपकी रिएक्शन की रेट को या तो फास्ट करेगा या फिर स्लो करेगा। अगर स्लो करेगा तो फिर उसे अपन इनहिबिटर कहते हैं, कैटलिस्ट नहीं बोलते। बट कैटलिस्ट का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि वो रिएक्शन की रेट को फास्ट करता है, वो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन को कम या ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। वो बस ये करता है कि इक्विलिब्रियम को तक रिएक्शन को जल्दी पहुंचाने की ट्राई करेगा अगर कैटलिस्ट होगा। तो ये जो सीस वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि सॉलिड कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम कन्वर्जन को अफेक्ट नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम कन्वर्जन जो भी है उसी पर रहेगा। टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कन्वर्जन। देखिए ये कह रहा है कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम कन्वर्जन पे। टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा स्टेप, देखिए ए से अगर मैं बी जा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ और अगर ये यहाँ से फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, ठीक है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे एंडो, अगर ये एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन है वो बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का अफेक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक रिएक्शन है ए टू बी इज़ कैरिड आउट इन अ रिएक्टर ऑपरेटिंग एट स्टेडी स्टेट एंड 1 मोल पर सेकेंड ऑफ प्योरे, ठीक है। तो हमें इनिशियल मोलर रेट दिया है विच इज़ FA0 एंड इट्स गिवन लाइक 1 मोल पर सेकेंड, एंड ये दिया है कि भाई टेम्परेचर क्या है। तो इनिशियली जो टेम्परेचर है वो दिया है 425 डिग्री सेंटीग्रेड्स, ठीक है। लेट्स से मैंने मान लिया कि चलिए ये मेरा रिएक्टर है, ठीक है, ये PFR नहीं है, कोई भी रिएक्टर है, ऐसे ही दिखाने के लिए अपन ऐसे बनाती है, और ये इनलेट है और ये आउटलेट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मुझे पता है कि FA0 इज इक्वल्स टू 1 मोल पर सेकेंड, ठीक है। इतने पे घुस रहा है, बाहर कुछ निकल रहा होगा FA और FB, ठीक है, बाहर कुछ निकल रहा है FA एंड FB, बाहर निकल रहा है कितने के टेम्परेचर पे, 325 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और अंदर जा रहा है कितने पे, 425 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके अलावा मुझे क्या दिया है, इसके अलावा मुझे दिया है हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन इज़ गिवन टू मी विच इज़ 30 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ रिएक्शन हमेशा किस पे डिफाइंड होता है, इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्टेंट के बेसिस पे डिफाइंड है तो इसका मतलब ये है कि 30 किलो जूल पर मोल ऑफ ए, मतलब अगर 1 मोल रिएक्ट होता है ए का 1 मोल रिएक्ट होता है तो 30 किलो जूल की मुझे हीट मिलेगी, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, या फिर 30 किलो जूल की हीट चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है तो बेसिकली चाहिए, ये मतलब है इसका। अब उसने क्या बोला आगे, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ ऑफ ए एंड बी, ए और बी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ दी है, यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, सब बढ़िया है, किलो जूल के अंदर चल रही है हर सारी चीज़ें, तो कहीं पे मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, 425 डिग्री सेंटीग्रेड से 325 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जा रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इस एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए उसने क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन की, उसने बोला कि जो हीट का इनपुट है, मतलब हमें हीट देनी ही पड़ रही है इस
एंडोथर्मिक रिएक्शन को वो देनी कितनी पड़ रही है 17 किलो वाट। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब ऐसा है कुछ कि भाई यहाँ पे मुझे हीट भी देनी पड़ रही है, और वो हीट कितनी देनी पड़ रही है, वो देनी पड़ रही है 17 किलो वाट्स। ठीक है, तो चलिए एनर्जी बैलेंस लगा देते हैं इसमें। तो एनर्जी बैलेंस अगर अपन लगाते हैं तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि देखिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे लगाते हैं, तो सिंपल है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, प्लस हीट ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होने से हीट जनरेट हुई है या फिर जो उसने हीट कंज्यूम की है, डेट इज़ इक्वल्स टू एक्सटर्नल हीट। ठीक है, एक्सटर्नल हीट, ये हीट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज ये एक्सटर्नल हीट, ये हमेशा जो भी साइन होता है उस साइन के साथ ही आप इस इक्वेशन में लिखेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास एफ ए एंड एफ बी। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिए लिख दिया कि एफ ए विच इज़ द मोलर रेट ऑफ ए। ठीक है, एफ ए और एफ ए क्या है, ये क्या है, मोल पर सेकंड है, तो मोल पर सेकंड है, और मैंने एफ ए के साथ में क्या लिखा है, सी पी। तो सी पी कितना है ए का सी पी हमें दिया है 0.1। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सी पी ए से, एंड डेट इज़ मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर टी आउट माइनस टी रेफरेंस। ठीक है, ये जो सी पी ए है, अब देखो इसको अगर अपन लिखें तो ये क्या है, ये है मोल पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सी पी ए। सी पी ए की यूनिट क्या है, सी पी ए की यूनिट है किलो जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, सी पी ए की यूनिट क्या है, यह है किलो जूल पर मोल केल्विन, और ये जो टेम्परेचर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसकी यूनिट क्या है, केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कट हो जाएगा, इस केल्विन से केल्विन कट हो जाएगा, फिर इस मोल से ये मोल कट हो जाएगा, बचेगा क्या, किलो जूल पर सेकंड। किलो जूल पर सेकंड क्या होता है, किलो वाट, मतलब इस टर्म की जो यूनिट है वो कितनी है, किलो वाट। ठीक है, किलो वाट इज़ द यूनिट ऑफ दिस टर्म। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे या प्रोडक्ट्स के लिए लिखेंगे पहले। तो प्रोडक्ट में एक और प्रोडक्ट है एफ बी भी है, एफ बी इंटू सी पी बी, अगेन टी आउट माइनस टी रेफरेंस, एंड देन रिएक्टेंट इज एफ ए नॉट। ठीक है, एफ ए नॉट इंटू सी पी ए इंटू टी इन माइनस टी रेफरेंस। ठीक है, प्लस हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन हमें दी गई थी क्वेश्चन के अंदर, हीट ऑफ रिएक्शन वाज दिस 30 किलो जूल पर मोल ऑफ ए। तो हमने क्या बोला, हमने बोला भाई 30 इंटू कितने मोल्स ए के रिएक्ट हुए, तो ए के मोल्स ऑब्वियसली कितने रिएक्ट हुए, अंदर कितने गए थे, एफ ए नॉट, उनमें से बाहर कितने आए, एफ ए। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ एफ ए नॉट माइनस एफ ए, तो ये मोल्स कहाँ गए, ये मोल्स रिएक्ट हो गए। एफ ए नॉट अंदर घुसे थे, एफ ए बाहर आए, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है डेट विल ऑलवेज गिव मी द मोल्स रिएक्टेड। ठीक है, डेट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, डेट इज़ इक्वल्स टू एक्सटर्नल हीट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल हीट हम कितनी दे रहे हैं, 17 किलो वाट्स। ठीक है, सब चीज़ों की यूनिट क्या है, किलो वाट, हर एक टर्म की यूनिट क्या है, किलो वाट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन कुछ ऐसे हो रही थी कि ए से क्या बन रहा था, ए से बन रहा था बी, तो ये बी, ए से बी बन रहा था एट टाइम टी इक्वल टू 0। ठीक है, टाइम टी इक्वल टू 0, यहाँ पे ये 1 मोल पर सेकंड था और ये 0 था। ठीक है, मैंने बोला कि यार कुछ टाइम लगा इसे टी टाइम के बाद में क्या हुआ, ये बाहर आ गया, ये रिएक्टर से बाहर आ गया, और इस टी टाइम के अंदर क्या हो गया, ए के कुछ एक्स मोल रिएक्ट कर गए। तो ए के कितने मोल बचे, ए के मोल बचे 1 माइनस एक्स, और बी के कितने मोल बन गए, बी के मोल बन गए एक्स। तो ये एक्स क्या है, एक्स बेसिकली कन्वर्जन है। ठीक है, हमने क्या बोला, ए के एक्स मोल रिएक्ट हुए और बी के कितने मोल बन गए, एक्स। अब इस इक्वेशन के अंदर इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए ए के कितने मोल बाहर आ रहे हैं, ए के मोल जो बाहर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 माइनस एक्स। सी पी ए की वैल्यू कितनी थी, 0.1। बाहर आने वाले टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी, 325 माइनस 25। इस टेम्परेचर को मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में ही ले लिया, बिकॉज अगर मैं केल्विन में लूँगा तो भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप केल्विन में लेना चाहते हैं केल्विन में ले लीजिए। जहाँ पे भी डेल्टा टी आता है, डेल्टा टी की टर्म आप केल्विन में लें या डेल्टा टी की टर्म आप डिग्री सेंटीग्रेड में लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। एफ बी के अंदर क्या है, एफ बी के अंदर हमने लिखा एक्स, बी का बाहर निकलने का रेट क्या है, एक्स मोल्स पर सेकेंड।
इंटू सी पी बी की वैल्यू कितनी है 0.15 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 325 माइनस 25 माइनस इनलेट एफ ए नॉट का इनलेट कितना था 1 मोल पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय सी पी ए विच इज़ 0.1 और अंदर घुसते टाइम टेम्परेचर क्या था 425 डिग्री सेंटीग्रेड्स, ठीक है 425 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स, ठीक है। और फाइनली हमने आगे क्या लिखा, फिर हमने आगे लिखा प्लस 30 अंदर एफ ए नॉट हो गया 1, एफ ए कितना हो गया एक्स, सॉरी एफ ए क्या हो गया, एफ ए हो गया बाहर निकलने का रेट, तो बाहर निकलने का रेट क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है। हाँ एफ ए क्या हो गया 1 माइनस एक्स, तो इसका मतलब डेट इज़ इक्वल टू 17। चलिए सॉल्व करते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, जगह 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 30 इंटू 1 माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा 30 माइनस 30 एक्स, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। फिर ये देखिए हो गया वापस 300 इंटू 0.15, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 इंटू 3 45, तो ये हो गया 45 एक्स माइनस 400 इंटू 0.1 40 हो गई वैल्यू, माइनस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 30 एक्स डेट इज़ इक्वल टू 17। कहीं पे भी कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ईजी कैलकुलेशंस आती हैं, ठीक है पेपर में, तो आपको कैलकुलेटर मिनिमम यूज़ करना है, कैलकुलेटर यूज़ करने से भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो देखिए ये क्या है कि ये 30x से 30x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इक्वेशन और भी सिंपल हो गई। क्या आ गई इक्वेशन आ गई 45x, और देखिए ये 30 से ये 40 कैंसिल होकर रह गया -10 उधर लेके गए तो कितना बन गया 27। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 27/45। हाँ इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.6। तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से, हमसे क्वेश्चन उसने पूछा था द मोलर फ्लो रेट ऑफ बी लीविंग द रिएक्टर, तो रिएक्टर को लीव करने वाली रेट क्या है बी की, द एफ बी है, और यहाँ पे हमने देखा था कि एफ बी की वैल्यू क्या है एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है 0.6 है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो जाएगा 0.6 मोल्स पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये उसने बोला है कि सी कर्व है, सी कर्व है, और उसने बोला है कि देखिए सी कर्व में बताइए कि आपका मीन रेजिडेंस टाइम क्या है, हमसे पूछा गया, उसने मीन रेजिडेंस टाइम पूछा गया, द मीन रेजिडेंस टाइम इन द रिएक्टर राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस इज़। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये होता है कि पहले देखिए आपको टी बार की डेफिनेशन पता होना चाहिए, तो टी बार इज़ द रेजिडेंस टाइम, मीन रेजिडेंस टाइम क्या होता है 0 से इन्फिनिटी टी ई टी डी टी, ये ई टी क्या होता है, ई टी होता है ई कर्व डिवाइडेड बाय 0 से इन्फिनिटी ई टी डी टी, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब हमें ये चीज़ पता होती है कि 0 से इन्फिनिटी ई टी डी टी क्या होता है, ये हमेशा 1 होता है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 1 आता है। ई कर्व क्या होता है, चलिए ई कर्व जिसको नहीं पता है देख लीजिए, ई कर्व कुछ नहीं होता है, ई कर्व इज सी कर्व डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सी कर्व, सी कर्व डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ सी कर्व इज ई कर्व। हाँ गाइस, तो ई कर्व के लिए मुझे पहले सी कर्व की इक्वेशन चाहिए, और सी कर्व क्या है ये गिवन है मुझे ग्राफ में, तो सी कर्व में 2 लाइन है, देखिए पहली वाली लाइन तो ये वाली लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है। अब इस लाइन की इक्वेशन अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो इसके ऊपर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, दिस इज़ 1,1, ये भी एक पॉइंट है विच इज़ 2,0 एंड दिस इज़ ऑब्वियसली 0,0, ठीक है, 0,0 वाला पॉइंट है, ओरिजिन है। तो ये 0,0 से लेके 1,1 वाली जो लाइन है, ये लाइन तो मतलब जानी पहचानी सी है, इसकी इक्वेशन क्या है y इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है, लाइन की इक्वेशन निकालनी आती होगी आप लोगों को भी। इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, तो स्लोप कैसे आता है, स्लोप आता है y2 माइनस y1 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज़ 1 माइनस 2, तो ये जो स्लोप आएगा -1। तो लाइन की जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, y इज इक्वल टू स्लोप कितना है माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस सी,
और किस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है ये इक्वेशन, ये पॉइंट 1,1 को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इस पॉइंट को 1,1 को, इस पॉइंट को 1,1 को मैंने इस लाइन के अंदर सेटिस्फाई करा दिया, तो सी की वैल्यू मिल गई मुझे 2। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, यहाँ से लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू या y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब अगर मुझे ई कर्व लिखना है तो ई कर्व की इक्वेशन क्या है, देखो ई कर्व का एरिया भी लिख लेते हैं साइड में। तो एरिया कितना आता है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल वुड बी हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, बेस 2 का है, और हाइट कितनी है, हाइट 1 की है। तो इसका जो एरिया है वो आ गया 1 का, तो मतलब मुझे 1 से डिवाइड करना है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो सी कर्व की इक्वेशन है वही यहाँ पे क्या हो जाएगी, ई कर्व की इक्वेशन हो जाएगी। यानी ये जो कर्व है, ये कर्व सी कर्व भी है एज वेल एज यही कर्व ई कर्व भी है। तो ई कर्व क्या हो गया यहाँ पे, ई कर्व हो गया y इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है, फॉर ऑल, कहाँ से कहाँ तक है, फॉर ऑल x 0 से लेके 1 तक। एंड इसके अलावा y इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स फॉर ऑल x ग्रेटर देन, सॉरी, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। उसके अलावा 0 है हर जगह। तो अब अगर मुझे ई टी की इक्वेशन मिल गई है तो मैं टी बार वाला जो टी बार का जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, टी बार दैट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टी ई टी डी टी, ठीक है। इसको ब्रेक किया तो देखो 0 से लेके 1 तक तो क्या है, टी तो टी है। ई टी की इक्वेशन क्या है, ई टी की इक्वेशन है टी, यहाँ पर एक्स क्या है, देखो यहाँ पे एक्स बेसिकली हेयर एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे टी है ना। तो यहाँ पे जो x है ये x है, और ये जो x है ये बेसिकली क्या है, t है। ये जो x है यहाँ पे ये x क्या है, बेसिकली t है। तो t इंटू ई टी की इक्वेशन क्या है, ई टी की इक्वेशन है पहले 0 से लेके 1 तक t dt, प्लस फिर यहाँ पे 1 से लेके 2 तक क्या है, ये 1 से लेके 2 तक जो इक्वेशन है वो है 2 माइनस टी dt। फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक क्या है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक 0 है, तो उसका इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इस इक्वेशन में लेट मी चेंज इट, ठीक है, यहाँ पर अपन टी ही लिख देते हैं, एक्स लिखने से कंफ्यूजन होगा बेवजह। ठीक है, जो इक्वेशन है वो क्या, y इज इक्वल्स टू टी 2 माइनस टी, और ये रेंजेस भी किसकी हैं, टी की हैं। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाय 3, उस पर लिमिट लगी है 0 से 1, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t का हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी स्क्वायर, ये वाला टी और ये वाला टी मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया, टी क्यूब बाय 3। इस पे लिमिट लग गई कहाँ से कहाँ, 1 से 2। सॉल्व इट। तो देखिए ये तो पहला वाला तो है, ये बन गया 1/3 माइनस 0 प्लस इसमें 2 डालेंगे पहले, तो देखो 2 से 2 काट दिया, 2 डालने पे बना 4 माइनस 2 का क्यूब विच इज़ 8/3 माइनस 1 डालने पे बनेगा 1 माइनस 1/3, ठीक है। और अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आ गया 1/3 प्लस 4 माइनस 1 इज़ 3, ठीक है, एंड माइनस 8/3 प्लस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 8/3 प्लस 1/3 इज़ माइनस 7/3, फिर माइनस 1/3 तो माइनस तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 1। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि टी बार की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, और इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के और भी कई तरीके हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखिए एक और दूसरा तरीका बताया मैंने। देखिए जब भी ट्रायंगल आएगा ना, तो ई कर्व के अंदर अगर मुझे ट्रायंगल मिलता है तो ट्रायंगल के सेंट्रॉयड का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे टी बार देता है हमेशा, ठीक है। क्या बोला, सेंट्रॉयड का एक्स कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज गिव मी टी, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ, एक बार ग्राफ बना दूँ पहले। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। और इस ग्राफ के अंदर जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक तो ओरिजिन है, एक 1,1 है, और एक पॉइंट है 2,0, ठीक है। अब मेरे को टी बार निकालना है, तो टी बार इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड। ट्राइंगल के लिए ही वैलिड है ये चीज़, ठीक है। अगर वो यहाँ पे स्क्वायर या फिर कोई कर्व बना देगा तो आप सेंट्रॉयड नहीं बना सकते उसके सेंट्रॉयड की बात नहीं कर सकते। तो उस पर्टिकुलर केस में फिर आपको वो ऊपर जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हमने लिखा था टी बार का, वही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ट्रायंगल है, जो कि बहुत सारे केसेस में ट्रायंगल ही मिलता है,
तो फिर अपन सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 मतलब पहले वाले तीनों कोऑर्डिनेट्स के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे 0 है x कोऑर्डिनेट, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 0 + 1 + 2 बाई 3, आंसर क्या आ गया 1, बिल्कुल सही है। या फिर और क्या कर सकते हैं इसे, और अपन ऐसा कर सकते हैं कि टी बार जो है, टी बार, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, x = या फिर मैं बोलूँगा t = टी बार, ठीक है, t = टी बार डिवाइड्स ई कर्व, ठीक है, ई कर्व इंटू 2 इक्वल हाफ्स। तो ये वो लाइन है t = टी बार। देखो t = टी बार कैसी लाइन हुई, t = टी बार वाली जो लाइन है ये वर्टिकल हुई, ठीक है। तो ये वो वर्टिकल लाइन है जो कि ग्राफ को 2 इक्वल एरियाज़ में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। और इस ट्रायंगल के लिए, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए वो लाइन कौन सी है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए वो लाइन है t = 1, ठीक है। ये जो t = 1 वाली लाइन है, ऑब्वियसली यही लाइन क्या करेगी, इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी, ये जो एरिया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो एरिया है, इन दोनों का एरिया इक्वल है, 1/2 1/2 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा टी बार = 1। तो ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। मैं पर्सनली जो सजेस्ट करूँगा वो करूँगा जो फर्स्ट मेथड है, आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, उसके अंदर ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ही यूज़ कीजिए, ठीक है, बिकॉज ये कभी भी गलत नहीं होगा, ये हमेशा आपको सही आंसर देगा, एग्जैक्ट आंसर देगा। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस मैंने किए थे, तो उसके अंदर ये टी बार जब मैंने निकाला था हाफ एरिया हाफ करके, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा था, पॉइंट्स के अंदर वेरिएशन आ रहा था, ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, पॉइंट्स में वेरिएशन था। बट हो सकता है कि गेट के अंदर जो गेट के आंसर की हो उसकी रेंज से वो बाहर चला जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेस्ट वही है कि आप इंटीग्रेशन वाला ही मेथड यूज़ करें, ये मेथड यूज़ ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इट सेज दैट A = R, ये कहता है कि एक लिक्विड फेज रिएक्शन है। देखिए जैसे उसने बोला लिक्विड फेज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो लिक्विड फेज को मैंने देखते क्या बोल दिया कि मेरी जो रिएक्शन है वो कैसी है, वो है CVRS, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस कैरिड आउट इन आइसोथर्मल CSTR, ठीक है, मुझे आइसोथर्मल CSTR दिया, मतलब टेम्परेचर भी कोई चेंज नहीं हो रहा एट अ स्टडी स्टेट, और रिएक्शन का मुझे फॉर्मूला दे दिया डेट -RA का एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है। CA इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द CSTR, द रिएक्टर वॉल्यूम, तो मुझे CSTR का वॉल्यूम भी दिया गया है। द इनलेट फ्लो रेट, ठीक है, इनलेट फ्लो रेट इज़ न्यू नॉट इज़ गिवन टू मी, एंड द इनलेट कंसनट्रेशन, ठीक है, इसको अपन ने बोल दिया न्यू नॉट, एंड द इनलेट कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब मुझे CA0 दिया है, ठीक है। इसके बाद में बोलता है फ्रैक्शनल कन्वर्जन राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, पॉसिबल क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन ने टॉ निकाल लिया, तो टॉ क्या होगा, टॉ होगा वॉल्यूम ऑफ द MFR डिवाइडेड बाय न्यू नॉट। तो वॉल्यूम ऑफ द MFR इज़ गिवन टू यू, कितना है 2 मीटर क्यूब, ठीक है, तो 2 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय द वॉल्यूमेट्रिक रेट विच इज़ 0.5 मीटर क्यूब पर आर। तो यहाँ से जो टॉ आ गया वो आ गया 4R, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपन ने टॉ निकाला विच इज़ 4R। अब अगर टॉ निकाल लिया तो फिर टॉ की इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो टॉ अपॉन CA0 दैट इज़ इक्वल्स टू XA विच इज़ कन्वर्जन अपॉन -RA, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे टॉ की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, इसको आगे लिख देते हैं, टॉ की वैल्यू हो गई 4, इनिशियल कंसनट्रेशन इज CA0 देखो मोल पर मीटर क्यूब में है, तो ठीक है, चलिए ये 1000 मोल पर मीटर क्यूब में आ गया, ये R में था, और ये मोल पर मीटर क्यूब में, चलिए। और देखिए अब रेट का एक्सप्रेशन, यहाँ पे कन्वर्जन की कोई यूनिट नहीं होती है, एक्स से तो एक्स ही रहेगा, कन्वर्जन की यूनिट कंसिस्टेंट है, मतलब जो हम जिस यूनिट में चल रहे हैं उसी यूनिट के अंदर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। दिस इज़ CA का स्क्वायर एंड दिस इज़ मोल पर मीटर क्यूब R, तो दोनों साइड के यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, कंसिस्टेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, हमें कोई भी यूनिट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि CA को हम क्या लिख सकते हैं, तो CA को हम लिख सकते हैं, CA को हम क्या लिख सकते हैं, CA को हम लिख सकते हैं CA0 इंटू 1 - XA, ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है, ठीक है, और इस फॉर्मूले से हम CA को ये लिख सकते हैं CA0 1 - XA। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में
इक्वेशन नंबर 1 में ये चेंज कर देते हैं, तो ये कितना आ गया आएगा 4/1000 विच इज़ 4 इंटू 10⁻³ that is equals to XA which is the conversion divided by 0.005 इंटू CA0 का स्क्वायर, तो CA0 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁶ इंटू 1 माइनस XA का स्क्वायर। ठीक है, CA0 की वैल्यू कितनी थी, CA0 की वैल्यू है 10⁻3। ठीक है, तो अगर CA0 की वैल्यू इतनी है तो CA0 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁶ इंटू 1 माइनस XA का होल स्क्वायर। अभी ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और इसको मैंने इनफैक्ट क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, इधर ले गया मैं इसको। तो देखो क्या हुआ कि 10⁻³ और 10⁻6 कितना बचेगा 10⁻3, फिर 0.005 से भी मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻3 को, तो कितना बचा 5। 4 इंटू 5 इज़ 20, 20 इंटू 1 माइनस XA का स्क्वायर डेट इज़ इक्वल्स टू XA। ठीक है, इसके आगे अब देखो क्वाड्रेटिक है, आई होप आप सॉल्व कर सकते हो। 20x स्क्वायर तो -40 और -41x प्लस 20। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, ऐसी कुछ बनेगी क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक से अब आप आंसर निकाल लीजिए। तो -b, तो -b इज़ 41 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आएगा 41 का स्क्वायर -4 इंटू 400। ठीक है, अपॉन 2a विच इज़ 41 का स्क्वायर आएगा 1681 होता है, हाँ 1681 होता है। 1681 में से आपने 1600 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 81 आ गया। तो देखो अब ये जो वैल्यू है x की कितनी आएगी, ये आएगी 41 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 81। अंडर रूट ऑफ 81 कितना होता है 9 होता है, तो मैं इसको 9 ही लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 40। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव वाली क्वांटिटी नहीं लूँगा, नेगेटिव वाली ही वैल्यू लूँगा। 41 माइनस 40, वो पॉजिटिव वाला मैंने क्यों नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि जो x होता है कन्वर्जन होता है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच का ही होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं पॉजिटिव लूँगा यहाँ पे, अगर यहाँ मैंने नोमरेटर में ये पॉजिटिव कंसिडर किया, तो अगर पॉजिटिव कंसिडर करूँगा तो 41 प्लस 9 इज़ 50, 50 डिवाइडेड बाय 40, ये वाली जो वैल्यू आएगी किसकी आ जाएगी 1 से बड़ी, लेकिन कन्वर्जन कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से 1 में होता है, इसलिए मैंने माइनस वाला साइन लिया। यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ TBA एंड ETOH। ठीक है, एक रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन मुझे गिवन है, फिर वो क्या कह रहा है इसके अलावा कह रहा है कि Kc की वैल्यू 1 है। ठीक है, रिएक्शन कांस्टेंट जो है, रिएक्शन कांस्टेंट नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ऐसा मान लीजिए कि ये K1 है या फिर K फॉरवर्ड है और ये K बैकवर्ड है। तो जो Kc है वो Kc क्या है, Kc इज़ नथिंग बट Kf अपॉन Kb, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है। तो जो आगे वाली मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय द बैकवर्ड रेट रिएक्शन कांस्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड Kc। तो ये Kc हो गया इस केस में। अब उसने आगे क्या बोला, उसने बोला कि 74 ग्राम ऑफ TBA इज़ मिक्स विद 100 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 46 weight% एथेनॉल। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि मैंने बोला कि रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं, तो रिएक्टेंट्स में एक तो ये है कि 74 ग्राम TBA है। ठीक है, और क्या क्या है, और 46 ग्राम एथेनॉल है विच इज़ ETOH। अच्छा, 100 ग्राम का एक्वा सॉल्यूशन था, उसमें 40 ग्राम एथेनॉल था, 46 ग्राम, तो बचा 54 क्या होगा, 54 क्या हो गया, वाटर हो गया। फिर कहता है द मॉलिक्यूलर वेट, TBA का मॉलिक्यूलर वेट 74 ग्राम है, इसका मतलब ये कुछ नहीं बल्कि 1 मोल है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू 1 मोल। ETOH का भी 46 है, तो वो 1 मोल हो गया। उसने आगे क्या बोला, 46 ग्राम पर मोल ऑफ ETOH। तो ETOH का 1 मोल का वेट कितना है 46 ग्राम, तो ये जो 46 ग्राम है ETOH के, ये इक्विवेलेंट टू 1 मोल है। अच्छा, यहाँ पे इसके भी मोल निकाल लेते हैं, तो कितने होंगे 3 मोल आ जाएंगे। ठीक है, 18 होता है वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। तो अच्छा, फिर ये क्या है कि 102 इज़ ETB। ठीक है, एक प्रोडक्ट है उसका, उसने मेरे को बताया। उसने बोलता है कि द मास ऑफ ETBE एट इक्विलिब्रियम। तो देखिए ये सिंपल सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि फॉरवर्ड में जो रेट है, ठीक है, वो बैकवर्ड की रेट के बराबर हो जाए।
फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रेट दैट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। फॉरवर्ड रेट जितना वो आगे जा रही है रिएक्शन उतनी ही क्या हो जा रही है, पीछे भी आ जा रही है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी दैट फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रेट, दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो फॉरवर्ड रेट इज़ गिवन बाय, कैसे बोलेंगे फॉरवर्ड रेट को इस एक्सप्रेशन के हिसाब से, के एफ इंटू एक सेकेंड, ठीक है। तो के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ टी बी ए मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ व्हाट, कंसनट्रेशन ऑफ ई टी ओ एच, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू के बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ई टी बी ई इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा, ये इक्वेशन आ गई। तो देखिए कंसनट्रेशन निकालना है, कंसनट्रेशन इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो अगर मैं इसे ऐसा लिख दूँ, देखो लिक्विड सिस्टम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो अगर मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट के एफ, ठीक है, के एफ अपॉन के बी, इस के बी को एल एच एस में लेके आ गया। इस सी टी बी ए को मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी बी ए डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी लिख दिया नंबर ऑफ ई टी ओ एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ ई टी बी ई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम की जो टर्म्स है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी चारों साइड से। के एफ अपॉन के बी की वैल्यू हमें पता है विच इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी दी थी 1, तो ठीक है ये 1 हो गया। 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी बी ए। अब देखिए हमें इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स पता है कि इनिशियली 1 मोल पता था कि 1 मोल है, बट ऐसा नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम पे भी 1 ही मोल होगा, कुछ पार्ट रिएक्ट हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस रिएक्शन को एक बार फिर से लिखता हूँ, ठीक है। क्या हो रहा था, टी बी ए प्लस ई टी ओ एच, ठीक है, ये राइज दे रही थी किसको, ई टी बी ई प्लस वाटर को। टाइम टी इक्वल टू 0 पे क्या सीन था, टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, ये कुछ भी नहीं था, इसके 3 मोल थे। और टाइम इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम टाइम क्या होगा, इसका कुछ पार्ट रिएक्ट हो जाएगा। अच्छा, जितना पार्ट इसका रिएक्ट होगा उतना ही पार्ट इसका रिएक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों की स्टैकोमेट्री सेम है, 1 है, तो इसका भी एक्स पार्ट ही रिएक्ट होगा, इसका एक्स पार्ट जनरेट हो जाएगा और इसका भी एक्स पार्ट बन जाएगा वाटर का। इन सब चीज़ों को मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, देखो के एफ अपॉन के बी की वैल्यू तो 1 आ गई, के एफ अपॉन के बी इज़ 1, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी विच आर 1 माइनस एक्स, ई टी ओ एच की मोल्स भी कितने हैं 1 माइनस एक्स, इसके मोल एक्स हैं और इसके मोल्स कितने हैं 3 प्लस एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक बन के आ गई फिर से, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डेट इज़ इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी कि 5x इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो ये कन्वर्जन है, 20% का कन्वर्जन होगा। तो उसने बोला माइस ऑफ ई टी बी ई एट इक्विलिब्रियम। तो देखिए ई टी बी ई के कितने मोल बने, ई टी बी ई के 0.2 मोल बने, और ई टी बी ई के मोलर मास कितना था 102, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कितना है 102 इंटू 0.2, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। कितना आता है ये 20.4, ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इनफैक्ट दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन इन 2017's गिट पेपर।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गैस फेज रिएक्शन है। देखिए जैसे उसने बोला गैस फेज रिएक्शन है, मैंने बोला यार ये या तो VVRS होगा या CVRS होगा। VVRS का मतलब वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का होगा या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का होगा। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे स्टाइकोमेट्री देखी तो देखिए यहाँ पे स्टाइकोमेट्री दोनों साइड 1 है, रिएक्टेंट्स के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो ये 1+1 कितने हुए, रिएक्टेंट साइड के स्टाइकोमेट्री यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये 1+1 का सम कितना आया 2। और ऐसे ही यहाँ पे भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो 1+1 का सम कितना है 2। तो जब भी रिएक्टेंट्स के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम प्रोडक्ट के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के सम के बराबर हो जाता है तो फिर वो CVRS ही होता है, चाहे गैस फेज हो चाहे लिक्विड फेज हो। लिक्विड फेज तो हमेशा ही CVRS होता है। गैस फेज में ऐसा होता है कि रिएक्टेंट्स के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम प्रोडक्ट के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के सम के बराबर हो जाता है तो फिर वो CVRS हो जाता है। अगर ये सम बराबर नहीं होता तो फिर क्या होता, तो VVRS होता, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम होता है। उसने आगे मेंशन भी कर दिया कि इट इज़ कैरिड आउट इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोथर्मल बैच रिएक्टर, तो उसने बोल दिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम है रिएक्टर का, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, द रिएक्टेंट्स A एंड B एज वेल एज द प्रोडक्ट S आर नॉन कंडेंसेबल गैसेस, कंडेंस नहीं हो सकती गैसेज हैं सब। एट द ओपनिंग टेम्परेचर द सैचुरेशन प्रेशर एट द ऑपरेटिंग, ठीक है ऑपरेटिंग है सॉरी, एट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट R इज़ 40 किलो पास्कल। इसका मतलब ये है कि जैसे ही 40 किलो पास्कल से ऊपर जाएगा R का प्रेशर, R क्या करना स्टार्ट कर देगा, कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा। R 40 किलो पास्कल के प्रेशर तक, ठीक है, R का खुद का प्रेशर है ये, R का खुद का पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 तक जाएगा। वो 40 के आगे जैसे ही जाएगा इट विल स्टार्ट टू कंडेंस, वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा। फिर बोलता है इनिशियली द बैच रिएक्टर कंटेन्स इक्विमोलर अमाउंट ऑफ A एंड B एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली वो कह रहा है कि टोटल जो टोटल प्रेशर है वो प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर इज़ 100 किलो पास्कल। और इसके अलावा उसने एक चीज़ बोल दी है कि टोटल प्रेशर इज़ 100 किलो पास्कल और ये इक्वी मिक्सचर है। रिएक्टेंट का अगर इक्वल मोलर मिक्सचर है इसका मतलब उनके इक्वल मोल्स हैं, और अगर इक्वल मोल्स हैं तो फिर उन दोनों के ही पार्शियल प्रेशर भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों ही T=0 पे 50-50 किलो पास्कल का प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। और R और S नहीं है, उसने बोला था कि सिर्फ इक्विमोलर अमाउंट ऑफ A एंड B आर प्रेजेंट्स है, नो प्रोडक्ट एंड देयर आर नो प्रोडक्ट एट T=0। द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अच्छा उसने इनिशियल कंसनट्रेशन भी दिया, ठीक है। तो ये तो प्रेशर की टर्म में हो गया, और कंसनट्रेशन की टर्म में बात करें तो देखिए इसके कंसनट्रेशन कितना है 12.5, ठीक है। दिस इज C0 एंड दिस इज CB0, तो ये भी कितना है, CB0 भी कितना है, CB0 भी कितना है 12.5। तो इनके जो कंसनट्रेशंस हैं वो भी सेम है इनिशियली। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ गिवन बाय, ठीक है, उसने मेरे को रेट का एक्सप्रेशन दिया है, दिस इज़ द रेट एक्सप्रेशन। एंड फिर बोलता है द टाइम एट विच R जस्ट स्टार्ट्स कंडेंसिंग, मतलब मेरे को क्या करना है, मुझे वो टाइम बताना है, ठीक है। दिस इज़ लेट्स से टाइम T=T। तो इस T=T पे क्या हो जाएगा, इस T=T पे ऐसा कुछ होगा कि यार ये 50 में से कुछ डिक्रीज़ हो जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर भी कुछ XC डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की स्टाइकोमेट्री सेम है। तो जितने मोल A के रिएक्ट करेंगे उतने ही मोल B के रिएक्ट करेंगे। और PV=nRT से अगर मैं जाऊँ, दोनों का प्रेशर भी क्या होगा, इक्वल ही कम होगा। तो मैं चाहता हूँ इसका 40 हो जाए प्रेशर, ठीक है। अगर इसका 40 होगा तो इसका भी 40 होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में X की वैल्यू कितनी आएगी, X की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। मतलब ये 10 बचेंगे यहाँ पे, 10 किलो पास्कल, 10 किलो पास्कल। आई होप ये समझ में आ रहा है 10 किलो पास्कल क्यों बचेगा। फिर से बताता हूँ एक बार, 10 किलो पास्कल इसलिए बचेगा क्योंकि आप यूँ सोचो कि नंबर ऑफ़ मोल्स की तरह ही अपन इनको डील कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स की तरह ही डील कर रहे हैं। अभी नंबर ऑफ़ मोल्स की तरह डील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इक्विमोलर मिक्सचर है और दोनों की स्टाइकोमेट्री यहाँ 1-1 है। तो A के जितने मोल्स रिएक्ट करेंगे उतने ही B के मोल भी रिएक्ट करेंगे। तो A का जितना प्रेशर डिक्रीज़ करेगा उतना ही प्रेशर B का भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बोलता है कि एट टाइम द टाइम एट विच R जस्ट स्टार्ट्स टू कंडेंस, तो मुझे वो टाइम बताना है जब R स्टार्ट कर रहा है कंडेंस करना। तो R विल स्टार्ट टू कंडेंस व्हेन इट्स पार्शियल प्रेशर विल एक्सीड 40 किलो पास्कल। 40 किलो पास्कल को जब उसका प्रेशर एक्सीड करेगा उस टाइम पे R क्या करना स्टार्ट कर देगा, कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसका 40 हो जाए यहाँ पे प्रेशर। अगर इसका 40 प्रेशर होगा तो देखो इसका एक प्रेशर डिक्रीज़ करता है तो इसका एक प्रेशर इंक्रीज़ करता है 1 किलो पास्कल।
तो ए का कितना किलो पास्कल डिक्रीज़ करना पड़ेगा, 40 किलो पास्कल, ताकि आर का भी 40 किलो पास्कल इंक्रीज़ हो सके। बस वही किया है अपन ने सेम। अच्छा चलिए, तो अभी क्या किया हमने, हमें सी ए नॉट पता था, तो हमने यूज़ किया पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, इसके अंदर अगर नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम कर दें तो वो कंसनट्रेशन होता है, तो कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू आर टी बाय पी। सही लिखा क्या? नहीं, कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू पी बाई आर टी। कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू पी बाय आर टी। अब इनिशियल कंसनट्रेशन टी इक्वल टू जीरो पर बात करते हैं, तो सी ए नॉट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट बाय आर टी। सी ए नॉट की वैल्यू कितनी दिया मुझे, 12.5। पी ए नॉट की वैल्यू पता है 15 अपॉन आर टी। तो यहाँ से मुझे आर टी की वैल्यू मिल जाती है, और आर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, 50 बाई 12.5, आर टी इज इक्वल्स टू 4, ये आर टी की वैल्यू आ गई। तो अभी हमने क्या किया, आर टी की वैल्यू तो मिल गई हमें। उसने क्वेश्चन में बोला है कि द टाइम एट वेस्ट। ठीक है, तो हमने रेट का एक्सप्रेशन लिखा माइनस आर ए। रेट का एक्सप्रेशन क्या है, 0.08 इंटू सी ए इंटू सी बी। ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा डी सी ए बाय डी टी माइनस डी सी ए बाई डी टी, दैट इज़ इक्वल्स टू 0.08 सी ए। और देखो, ए का जितना कंसंट्रेशन है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, बी का कंसंट्रेशन उतना ही रहेगा। ठीक है, जितना ए का कंसंट्रेशन है इनिशियली, दोनों का कंसंट्रेशन कितना कितना है, 12.5 12.5। ठीक है, अब जैसे जैसे ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगा, बी का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज़ करेगा। मान लो किसी टाइम पे ए का कंसंट्रेशन 10 हो गया, तो बी का भी 10 ही होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे उतना ही 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए का 1 मोल रिएक्ट करता है तो बी का भी 1 मोल रिएक्ट करता है। मान लो इनिशियली 12.45 मोल हैं दोनों के ही इनिशियली 12.5 मोल हैं, और ए के 2.45 मोल रिएक्ट कर गए, तो बी के भी कितने रिएक्ट कर जाएंगे, 2.5 मोल। अब दोनों के कितने कितने मोल बचे हैं, दोनों के ही 10 मोल बचे हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो 10 बाय द 10 नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वो क्या होता है, कंसनट्रेशन होता है। तो दोनों का कंसनट्रेशन सेम ही आएगा, कितना आएगा, 10 आ जाएगा उस पर्टिकुलर केस में। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सी बी जो है वो सी बी सी ए के बराबर ही रहेगा हमेशा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है दोनों के, 1 है, और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो सी ए इंटू सी ए, ठीक है, इसको ऐसा लिख दिया। तो ऐसा लिखने से देखो क्या हो गया कि ये बन गया मेरा डी सी ए बाय सी ए का स्क्वायर माइनस इसका इंटीग्रेशन, दैट इज़ इक्वल्स टू 0.08 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, अब इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी। देखो इनिशियली तो मुझे पता है कि क्या है लिमिट, 12.5, लेकिन फाइनल वैल्यू मुझे नहीं पता कंसंट्रेशन की क्या है, तो मैंने उसको मान लिया सी ए। एक बार के लिए मैंने क्या मान लिया कि फाइनल वैल्यू जो है डेट इज सी ए। ठीक है, ये जो फाइनल लिमिट है, ये लिमिट क्या है, सी ए। तो इसको इंटीग्रेट करें तो देखो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या था, -1/x। तो ये हो जाएगा 1/CA का इंटीग्रेशन 12.5 से CA। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, इस जगह 0.08 इंटू टी, tan टी। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड CA। तो हमें पता है कि एट टी इक्वल टू, ठीक है, एट टी टाइम पे क्या हो रहा है, टी टाइम पे कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, पी बाय आर टी। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है जो प्रेशर ऑफ ए है एट टी टाइम, हमने बात की थी, कितना आया था प्रेशर आया था 10 किलो पास्कल, और आर टी की वैल्यू कितनी आई थी, आर टी की वैल्यू आई थी 4। तो पी ए की वैल्यू की 10, आर टी की वैल्यू ली 4, जो फाइनल कंसंट्रेशन आया हुआ है 2.5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल लिमिट है ये कहाँ तक है, 2.5। इसमें डाल देते हैं वैल्यूज़ डालने के बाद में क्या बन जाएगा, 1/2.5 माइनस 1/12.5, डेट इज़ इक्वल्स टू 0.08 इंटू टाइम टी। ठीक है, बस इस इक्वेशन में टी अननोन है तो टी निकल जाएगा। आई होप आप यहाँ से टी निकाल लेंगे। इसके आगे प्लीज़ अपने आप सॉल्व कीजिए, इसके आगे यहाँ से टी निकाल लीजिएगा।
तो डैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जस्ट पुट द डाउट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।